उसने मुझे खुद ये बात बोली है, क्या करूं भाई, सीएम की डायरेक्शन अधिकारियों को किस बात की, राय की नहीं सुननी। मैं बड़ा हैरान होता था, मैं कहा तेरी पार्टी का मुख्यमंत्री तेरे बारे में ये बात बोल रहा है। तो मैं ये भी कहूँ कि आज का जो शहरी वोटर है वो बीजेपी के हिस्से है, ग्रामीण वोटर वो थोड़ा असमंजस वाली परिस्थिति में किसकी ओर जाएंगे? आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये खबर नहीं मिली होगी कि किसान आलू फेंकने को मजबूर हो गया, किसान अपना टमाटर फेंकने को मजबूर हो गया। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि जो बीजेपी पर सबसे ज़्यादा आरोप लगता है वो इस सूबे के बाशिंदे लगाते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है। तो जब आप अपने यहीं बनाने लग गए थे, आपने कारखाने लगा लिए थे, फिर आप प्राइवेट प्लेयर से क्यों खरीद रहे थे? हरियाणा बदनाम था नौकरियों की बंदर बांट के मामले में, पर्ची खर्ची के मामले में, सिफारिश के मामले में। तो यहाँ बीजेपी की खिलाफत भी हम माने कि वो बनी हुई है और उसके जो कारण बताए जाते हैं उसमें है कि किसानों की खिलाफत, किसानों को सही एमएसपी ना देना, उसमें किसान आंदोलन भी जोड़ लें, उसमें बेरोजगारी भी है, उसमें है कि अब सरकार ने पेपर लिए, लीक हो गए, भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, पेपर जो है वो कोर्ट में ही लटके रह गए। तो ये इतनी सारी चीज़ें भी तो है ना। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। आज हम आपको इस बातचीत में बताएंगे पंचकूला और कालका विधानसभा का सियासी इतिहास, सियासी तासीर यहाँ की। और ये जो राजनीति की क्लास है दोस्तों, ये आज मैं अकेली नहीं बताऊंगी, मेरे साथ प्रवीण अत्रे साहब हैं जो यहाँ की सियासी तासीर के बारे में बताएंगे कि इस विधानसभा सीट इन विधानसभा सीटों पर कब क्या हुआ, कौन से नेता आए, क्या किस्से रहे, क्या कहानियाँ रही। सर पहले तो बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को राम राम। जी, अब शुरू कर लेते हैं सर हम। यहाँ की सियासी तासीर किस तरह की है। अब पंचकुला का यहाँ पर मैं पहले जिक्र करूंगी, ज़रा बता दें सर इस विधानसभा सीट के बारे में। देखिए, ऐसा है, पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि जो पंचकुला विधानसभा सीट है और कालका विधानसभा सीट, 91 चुनाव से पहले ये एक ही विधानसभा सीट होती थी। बाद में ये दो अलग अलग विधानसभा सीटें हुई हैं, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, राजनीतिक रूप से अगर हम बात करते हैं, पंचकुला विधानसभा सीट के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, वो 93 का उपचुनाव हुआ। 93 के, क्योंकि 93 के उपचुनाव तक ये एक अलग विधानसभा सीट हो गई। और उपचुनाव में क्योंकि पंचकुला सिटी नया डेवलप हुआ था, और जब कोई नया शहर डेवलप होता है तो स्वाभाविक है उसमें बाहर से लोग आते हैं, वो भी उसमें बसते हैं। तो पंचकुला के अंदर जो वोटर हैं, उन वोटर्स का टेम्परामेंट, पॉलिटिकल अवेयरनेस, इन चीज़ों में एक बड़ा बदलाव कहिए या चेंज कहिए रूरल एरिया के मुकाबले, क्योंकि रूरल एरिया में लोग वही थे जो यहाँ के बासिंदे थे, लेकिन अर्बन एरिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसे वोटर की थी जो दूसरे शहरों से, दूसरे प्रदेशों से, हिमाचल, पंजाब से माइग्रेट होके या यूँ कहिए यहाँ के बसे थे। तो एक पॉलिटिकल परिवर्तन, सोच में एक चेंज, वो इस वजह से आपको पंचकुला में मिलेगा। अच्छा, अब 93 में हम ये कहें कि पंचकुला एक सीट थी, फिर ये हो गई दो, कालका इससे इसका हो गया एक दूसरा है टुकड़ा। अब तो फिर आगे जैसे समय बढ़ता गया, चुनाव होते रहे, कई सारे हमने नेता देखे। अब हमने ये भी यहाँ के बारे में समझा कि यहाँ के जितने भी नेता रहे हैं बड़े ठंडे मिजाज के रहे हैं, बड़े सौम्य से, विनम्र से रहे हैं। या फिर हम ये कहें कि मिजाज ही उनका ऐसा रहा है, क्या सच है? नहीं, देखिए, पॉलिटिकली अगर हम बात करें, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके चुनावी राइट्स कह लीजिए, आपके पॉलिटिकल राइट्स कह लीजिए, यहाँ के लोगों में जो अवेयरनेस है, अगर हम हरियाणा के बाकी एरियाज़ को देखें, उसके बनिस्बत स्वभाव में भी एक चेंज आपको मिलेगा। आप देखिए, हरियाणा के अंदर लोकेलिटी वाइज अलग अलग इलाके हैं। अगर हम बागड़ की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों का टेम्परामेंट अलग है, बांगड़ के लोगों का टेम्परामेंट अलग है, देश वाली बेल्ट में जाएंगे वहाँ के लोगों का टेम्परामेंट अलग है। और ये इलाका ऐसा है जो जिसका बहुत बड़ा हिस्सा पुआध का है, जो पंजाब का इलाका है, पुआध का हिस्सा, इसलिए यहाँ की भाषा भी आपको थोड़ा अलग तरह की मिलेगी। लेकिन 93 के अंदर जब पंचकुला में बाई इलेक्शन हुआ, तो बाई इलेक्शन में चंद्रमोहन, जो भजन लाल जी के बेटे, वो उस वक्त विधायक बने थे उस बाई इलेक्शन में। और उस वक्त सरकार भी चौधरी भजन लाल हाँ, की चौधरी रही। भजन लाल उस वक्त मुख्यमंत्री थे। बाई इलेक्शन हुआ, चंद्रमोहन जीते, और उसके बाद फिर और बाई अगले। इलेक्शन भी इसलिए हुआ कि एक सीट से दो सीटें नहीं बनी नहीं, थी। बाई इलेक्शन हुआ ये था कि उस वक्त जो विधायक थे कालका के, पुरुषवान, उनकी समय से पहले मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से बाई इलेक्शन हुआ था। और तब कालका और पंचकुला दो अलग अलग विधानसभा सीटें बनी। और पंचकुला में उसके बाद जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार, क्योंकि
उससे पहले यहाँ से विधायक बने थे उस वक्त इंडियन नेशनल लोक दल एग्जैक्ट नहीं थी, लेकिन चौधरी देवीलाल की पार्टी, चौटाला साहब की पार्टी, कांति प्रकाश भल्ला होते थे जो मंत्री भी रहे उस वक्त की सरकार में, वो उससे पहले यहाँ से विधायक रहे। वरना अधिकतर समय इस क्षेत्र से जैसे कांग्रेस, चंद्रमोहन 3 बार चंद्रमोहन विधायक रहे, लेकिन पिछले 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। पिछले टर्म में भी ज्ञानचंद जी थे, इस टर्म में भी ज्ञानचंद जी हैं, और मान के चलिए इस इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा, क्योंकि जो अवेयरनेस और पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ साथ बेसिकली सरकार के काम, सरकार ने क्या काम किए हैं, लोगों के ऊपर उन कामों का प्रभाव क्या पड़ा है, जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, बेसिक एमिनिटीज़ के मामले में सरकार ने लोगों को क्या सुविधा दी है, अगर उस स्तर पे आके बात करें तो पंचकुला के अंदर बहुत बेहतरीन काम हुए हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क्स पंचकुला विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। बहुत से ऐसे काम हैं, चाहे कॉलेज बनाने की बात है, फैशन इंस्टीट्यूट बनाने की बात है। एक सबसे बड़ा एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, यहाँ एक नेशनल हाईवे NH-73 जो पंचकुला से यमुनानगर और यमुनानगर से आगे सहारनपुर होके उत्तर प्रदेश में चला जाता है। ये हाईवे प्रस्तावित हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। आपको हैरानी होगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल इस हाईवे को इसलिए नहीं बनने दिया, जो उस वक्त की राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा थी, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी आरोप लगाते थे, क्योंकि कुमारी शैलजा की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंबाला थी जिसमें पंचकुला आता है। पॉलिटिकल बेनिफिट कुमारी शैलजा को ना मिल जाए इस हाईवे के बनने का, ये हाईवे नहीं बन पाया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब इस हाईवे पे काम शुरू हुआ और ये हाईवे बन के तैयार हुआ। और इस हाईवे की ज़रूरत अगर आप बात करें पंचकुला के लोगों को या जो यमुनानगर और उस बेल्ट के लोगों को, इतनी व्यापक ज़रूरत थी कि अगर हमें पंचकुला से हरिद्वार जाना हो, सहारनपुर जाना हो, यमुनानगर जाना हो, मैं स्वयं अपना तजुर्बे से बता रहा हूँ कि पंचकुला से यमुनानगर जाने के लिए आपको 2.25 से 2.5 घंटे लग जाते थे। आज आप बहुत मुश्किल 1.25 घंटा, और जिस तरह का हाईवे है मतलब तो आज जो टाइम बचना शुरू हुआ लोगों का, जो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा मिलनी शुरू हुई, उस वक्त की सरकार ने बजाय इस बात की चिंता करने के, चिंता किस बात की कि मेरे पॉलिटिकल राइवल को पॉलिटिकल बेनिफिट ना मिल जाए, इसलिए वो हाईवे ना बन पाए। ये स्थिति इस पंचकुला की रही है हुड्डा साहब के टेन्योर में। उस वक्त तो खैर ये इलाका बहुत इग्नोर्ड रहा। यहाँ के स्थानीय विधायक होते थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे मित्र थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे खुद पर्सनली ये बात बोली हुई है। आमतौर पे होता क्या है कि जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी समस्या है जो लोग आपको आके बोलते हैं, सफाई की प्रॉब्लम है, मान लीजिए कहीं पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, तो विधायक जैसे मित्र था तो मैं कई बार उसको डायरेक्ट कॉल किया करता था। वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनको बोलता था कि भाई यार क्या है ये काम, बड़ी समस्या है, मोहल्ले के लोग आ जाते। उसने मुझे खुद ये बात बोली है, क्या करूँ भाई, CM की डायरेक्शन अधिकारियों को, किस बात की, विधायक की नहीं सुननी। मैं बड़ा हैरान होता था, मैं कहा तेरी पार्टी का मुख्यमंत्री तेरे बारे में ये बात बोल रहा है। बोला भाई तुझे क्या बताओ इस कांग्रेस के क्या हालात हैं। ये उस मतलब आज वो दुनिया में नहीं है, उस वक्त किस तरह से इग्नोर किया हुआ था। और केवल इग्नोर करने का एक ही कारण, पॉलिटिकल राइवल को पॉलिटिकल बेनिफिट ना मिले, केवल ये सोच। ये तो जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, बीजेपी का विधायक बनता है, तब उसके बाद पंचकुला में जो काम होने शुरू होते हैं, यहाँ की रोड्स की, गलियों की, इंडस्ट्रियल एरिया की, अगर आपकी जो बेसिक एमिनिटीज़ है आपकी वाटर सप्लाई की आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा चेंज पंचकुला के अंदर आया है। आपको पता है जब हरियाणा हुड्डा डिपार्टमेंट, पहले हुड्डा नाम होता था, HSVP है, जब ये कोई सेक्टर डेवलप करते हैं या कोई सिटी डेवलप करते हैं तो उसमें बाकायदा प्रोविजंस होता है पार्क्स, जो रेजिडेंट हैं उनके लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए, वॉक करने के लिए, इस तरह से पार्क का प्रोविज़न रहता है। 2014 से पहले किसी भी सेक्टर के पार्क को अगर आप देखते तो आपको हैरानी होती कि एक सिटी डेवलप हुआ है, प्लान सिटी है, लेकिन वहाँ पे जो लोगों की एक बड़ी छोटी ज़रूरत है पार्क, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, या यूँ कहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान नहीं है। इस तरह की स्थिति यहाँ पे रहती थी। 2014 के बाद की स्थिति, आप किसी सेक्टर में जाइए, आपको सेक्टर में जाके खुद ब खुद पता लगेगा कि बेसिक एमिनिटीज़ की क्या स्थिति है। आज हरियाणा के सबसे बेहतरीन शहरों में पंचकुला को आप
गिन सकते हैं बेसिक एमिनिटीज़ के मामले में। हाँ, उसमें एक बड़ा परिवर्तन या बड़ा कारण ये हो सकता है कि एक नया शहर है, प्लान्ड सिटी है, तो शायद इस वजह से बहुत लोग कहते हैं कि प्लान्ड सिटी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बहुत बेहतरीन काम पंचकुला के अंदर हुए हैं, और जिसकी वजह से पंचकुला को इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर और जो ग्रोथ मिली है, सबसे बड़ी चीज़ होती है एजुकेशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आपके पास ऐसी जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, पंचकुला का जो जनरल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, जब ये सिविल हॉस्पिटल 2014 से पहले 100 बिस्तर का हॉस्पिटल होता था, शायद 300 बिस्तर का हॉस्पिटल है, और उस वक्त कैथ लैब नाम की तो चीज़ ही नहीं होती थी। आज इसमें कैथ लैब की सुविधा है, MRI मशीन्स हैं, जो एक मेडिकल फील्ड के अंदर जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता रहती है वो आपको सारी पंचकुला हॉस्पिटल में आज के टाइम में मिलेंगी। तो ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान इस पंचकुला में हुए हैं, जो केवल पॉलिटिकल राइवली की वजह से इग्नोर होता रहा कभी। अब तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, अब वो कभी बागी, बगावती या फिर दूसरे बेल्ट्स की तरह इतने ज़्यादा बहुत तीखे तेवरों में नज़र नहीं आए। तो इसका हम क्या कारण माने? क्या उन लोगों के हिस्से ये रहा कि हम खुद खाएंगे, खुद कमाएंगे, किसी सरकार से हम क्या ही मांगे? इस तरीके की मनोवृत्ति प्रवृत्ति रही? देखिए, ये मेरा मानना ऐसा है कि हर एरिया की जो संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज, लोगों का सोच, स्टाइल, वो सारा अलग अलग होता है। लोगों का सोचने का नज़रिया अलग होता है। अब जैसे आप अगर अर्बन एरिया में आते हैं, तो अर्बन एरिया में लोगों को सरकार से बहुत ज़्यादा ज़रूरत आप कह सकते हो कि नहीं रहती है, क्योंकि जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत नौकरी का एक बड़ा विषय होता है, रोज़गार का एक विषय होता है। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र से किसानों से जुड़ी जो विषय है, वो उनकी प्रायोरिटीज़ के अंदर रहती हैं। अर्बन एरिया के अंदर नौकरी वाला विषय तो नगण्य नहीं मान के चलिए आप, क्योंकि अर्बन एरिया के अंदर एक तो एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होता है, फिर पंचकुला की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी हैं कि यहाँ के बाशिंदे जो हैं कॉरपोरेट, जब से आप यूँ कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर बच्चों का जाना बहुत बड़ा एक कारण रहता है कि बहुत ज़्यादा फोकस इस विषय पे रहता नहीं है, इसलिए लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं होती। अर्बन एरिया में लोगों की बड़ी ज़रूरत रहती है जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं। सीवरेज सिस्टम आपका ठीक काम कर रहा है, वाटर सप्लाई आपकी प्रॉपर आपको मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आपके प्रॉपर आ रही है। यू वॉन्ट बिलीव सोनिया जी, मैं पंचकुला में रहता हूँ, मेरे घर पे इन्वर्टर है, मैंने कभी वो इन्वर्टर यूज़ होता नहीं देखा। और मैं अकेला नहीं, आप किसी पंचकुला वासी से पूछ के देखिए। मेरे एक दोस्त हैं पड़ोस में ही, एक दिन उन्होंने मजाक में मुझे ये बात बोली, कहता यार मैं इन्वर्टर लेके आया था डबल बैटरी वाला और बड़ी अच्छी कंपनी का है, लेकिन मुझे लगा मैंने पैसे वेस्ट किए हैं इसके ऊपर। मैं बोला क्यों? बोला यूज़ तो होता नहीं है, क्योंकि पावर जाती नहीं है। अब जब आपका बिजली का कट नहीं लगेगा, पावर जाएगी नहीं, तो आपकी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। तो पंचकुला के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाला जो मामला है वो बहुत बेहतर है। आप जैसे स्ट्रीट लाइट्स है, यहाँ अर्बन एरिया में ये लोगों की ज़रूरत होती हैं कि आपकी स्ट्रीट लाइट प्रॉपर काम कर रही हैं, टाइमली वो रिपेयर हो रही है। इस बात को मैं बड़े खुले मन से कह सकता हूँ कि पंचकुला के अंदर बेसिक एमिनिटीज़ के मामले में चंडीगढ़ के स्तर की बेसिक एमिनिटीज़ आपको पंचकुला में मिलती हैं, और वो गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम हरियाणा सरकार के द्वारा इस पंचकुला के अंदर हुआ है। तो मैं ये भी कहूँ कि आज का जो शहरी वोटर है वो बीजेपी के हिस्से है, ग्रामीण वोटर वो थोड़ा असमंजस वाली परिस्थिति में किसकी ओर जाएं? नहीं, ये देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दूँ। अभी तक हम बात कर रहे थे पंचकुला प्रॉपर की, अब मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कृषि पे आधारित होती है। जितना काम कृषि क्षेत्र के अंदर किसानों के लिए 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आप उसको रिकॉर्ड को निकाल के मैं आपको बताऊंगा, आप देखेंगे। और 2014 से पहले की स्थिति क्या है, आप उसका एक तुलना कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, हम सब जानते हैं कि खेती जो है एक जोखिम भरा बिजनेस है, मतलब प्रोफेशन है ये, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं वो इसको इफेक्ट करती हैं। 2014 से पहले किसी भी सरकार ने इस विषय को नहीं समझा कि किसान की जो खेती को जोखिम फ्री कैसे किया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं विशेष तौर पे बात करता हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में किसान की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनानी शुरू की, जिसके अंदर भावांतर भरपाई योजना एक वो लेके आए, क्योंकि एक बड़ा विषय हरियाणा में होता था। सोनिया जी, आपको ध्यान होगा क्योंकि आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अक्सर हरियाणा में आपको इस तरह के किस्से, इस तरह की खबरें सुनने को मिलती थी कि किसान ने अपना टमाटर सड़क पे फेंक दिया कि उसको भाव नहीं मिल रहे हैं, किसान आलू अपना सड़क पे फेंकने को मजबूर हुआ, उसको भाव नहीं मिल रहे हैं।
और तो और कई बार तो मैं ऐसी खबर भी देख चुका था कि किसान जो दूध का काम करते हैं वो दूध तक फेंकने को मजबूर हो गए। इस तरह की खबर मैंने खुद पढ़ी है पेपर। आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये खबर नहीं मिली होगी कि किसान आलू फेंकने को मजबूर हो गया, किसान अपना टमाटर फेंकने को मजबूर हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सरकार ने योजना बना के किसान के इस रिस्क को मिनिमाइज किया। क्योंकि भिवानी साइड के जो किसान हैं वो बोलते हैं कि, या फिर कई तस्वीरें मैंने भी देखी इन दिनों के दौरान, कि टमाटर उन्होंने खेत में जो है वो ट्रैक्टर चला दिया उनके ऊपर, प्याज के साथ ऐसा किया गया। तो उनका ये कहना रहता है कि उस भरपाई योजना का भी उन्हें किसी तरीके का कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं, देखिए, ये विषय जब ये भावांतर भरपाई योजना शुरू हुई तो इस तरह का विषय जो है कुछ खबरों के जरिए हमें भी प्राप्त हुआ। अब हो क्या रहा था कि आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे अपलोड करना होता है अपना ब्यौरा। आपने मान लीजिए टमाटर लगाया है तो आपको उसमें अपलोड करना होगा कि मैंने 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 3 एकड़ में, जो भी है, कि मैंने अपना टमाटर लगाया है। अगर आप उस पर अपना ब्यौरा अपलोड करेंगे तभी आप भावांतर भरपाई योजना में हकदार बनेंगे उस पैसे का जो इस योजना के तहत आपको मिलना है। अब बहुत से किसान भाई अवेयरनेस की कमी कह लीजिए, या जब योजना नई नई शुरू हुई थी जानकारी का अभाव कह लीजिए, वो अपलोड नहीं करते थे। अब अपलोड आपने किया नहीं है, लेकिन बाई चांस स्थिति ऐसी हुई कि मार्केट का भाव जो है वो आपको लगा कि एमएसपी की जो सरकार ने डिसाइड की हुई है। क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से केंद्र सरकार 24 फसलें अनाज से रिलेटेड उनकी एमएसपी डिसाइड करती थी, इस तरह से हरियाणा के अंदर बाकायदा जो सब्जी का किसान है या जो बागवानी का किसान है उसकी फसलों के रेट भी सरकार ने निर्धारित करने शुरू कर दिए थे कि अगर आपका इस भाव से कम भाव में आलू बिक रहा है तो जो गैप है वो सरकार आपको देगी। लेकिन वो हकदार कब होगा? जब वो उसके अंदर अपलोड करेगा। तो शुरू में इस तरह की समस्या आई कि किसान को अवेयरनेस की कमी थी, उसने अपलोड नहीं किया। जब अपलोड नहीं किया तो आप उस योजना में हकदार नहीं रहे। तो जब ये अवेयरनेस, क्योंकि सरकार ने फिर बाकायदा इसके लिए भी योजना बनाई कि ये अवेयरनेस किसान भाइयों में जाए कि किस टाइम उन्होंने अपलोड करना है, पोर्टल कब खुला हुआ है। तो उसके लिए बाकायदा, जैसे बहुत से किसान तो खुद कर लेते हैं, जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसे भी किसान भाई हैं जो टेक्नोलॉजी के मामले में इतने फैमिलियर नहीं है। तो उसके लिए अटल सेवा केंद्र जो है, सरल केंद्र, जो इस तरह के सरकार ने सुविधा दी कि वहाँ जाके आप अपना डिटेल अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि किसान की खेती, आप 2014 से पहले पर एकड़ खाद्यान्न उत्पादन को देखेंगे और 2014 के बाद पर एकड़ खाद्यान्न उत्पादन देखिए, उसके अंदर आपको इजाफा मिलेगा। और इजाफा कम नहीं है, 20 लाख मीट्रिक टन का इजाफा हरियाणा के खाद्यान्न उत्पादन के अंदर आया। अब सवाल ये आ जाता है कि धरती तो वही है, बढ़ तो नहीं गई, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन कैसे बढ़ गया? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया हमारे किसानों की उस मेहनत की वजह से, जिस मेहनत के लिए सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए उसको प्रोत्साहित किया। बड़ी समस्या क्या थी? बिजली, पावर। सोनिया जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, आपने देखा होगा पहले हमारा किसान जो है डीजल इंजन का उपयोग करने को मजबूर था खेत में पानी देने के लिए। अक्सर लोग डीजल का उपयोग करते थे। अब आपको खेत में डीजल इंजन चलता नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने बिजली की उपलब्धता जो है वो इस तरह से बढ़ाई कि किसान को डीजल के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। बड़ी चीज़ है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ तो स्वाभाविक है किसान जो है उसको इसका लाभ मिलना शुरू हुआ। उसके बाद एक समस्या क्या रहती थी, जो अक्सर किसान डिमांड भी थी किसान की, वो फसल का भाव, दाम। हरियाणा ओवरऑल, वैसे तो पूरे कंट्री के अंदर जो एमएसपी डिसाइड हुई है, आप अगर उसको रिकॉर्ड को चेक करेंगे, मैं रिकॉर्ड की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी हम अपने काम की बात करते हैं तुलनात्मक रूप से हमें अपने से पहले की सरकार के बारे में बताना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर करोगे कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है। आप कभी डाटा निकालना, जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, उसका आप डाटा निकालोगे और उसमें ये देखना कि धान की जो एमएसपी थी 2010 में क्या थी और 2011 में क्या थी। आप हैरान होंगे, 1 रुपया नहीं बढ़ी थी। ये आप निकाल के देखना कि उस पर्टिकुलर साल में क्या धान की एमएसपी बढ़ाई गई है, नहीं। और तो और यूपीए की सरकार के दौरान तो बड़ी हैरानी की बात यह है कि धान की एमएसपी एक साल 10 रुपये घटा दी गई थी बजाय बढ़ाने के। और वर्तमान सरकार के कार्यकाल को आप देखो, हर साल जो एमएसपी डिक्लेयर होती है वो पहले से बढ़ के डिक्लेयर होती है। और इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर जो काम करता था, कभी आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा कि हुड्डा साहब की सरकार हरियाणा में थी। हालांकि धान और गेहूं इसकी जो खरीद है वो केंद्र सरकार करती है, हम सब जानते हैं, प्रदेश सरकार उसमें एक एजेंट के तौर पे काम करती है।
हुड्डा साहब की सरकार के दौरान 2012-13 के अंदर जो गेहूं की खरीद थी वो कितने लाख मीट्रिक टन थी, एक बार आप चेक कीजिएगा। हैरानी तब होती है कि उस वक्त सरकार जो गेहूं की खरीद कर रही है वो होती है आपकी 39 लाख मीट्रिक टन, लेकिन 2015 के अंदर ही वो 56 लाख मीट्रिक टन कैसे हो जाती है? इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? इसका मतलब ये है कि उस टाइम सरकार पूरी फसल नहीं खरीद रही थी किसान की। उसके बाद देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रदेश का किसान केवल धान और गेहूं ही लगाता है। हमारे यहाँ सरसों भी होती है, बाजरा भी होता है, बहुत बड़ी क्रॉप है हमारी। हमारे यहाँ सूरजमुखी भी होती है, हमारे यहाँ मक्का भी होता है। कभी क्या 2014 से पहले किसी भी सरकार ने किसान की सरसों, किसान का बाजरा, किसान की सूरजमुखी, किसान का मक्का कभी एमएसपी पे खरीदा था? एक बार रिकॉर्ड चेक करके देखें। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि जो बीजेपी पर सबसे ज़्यादा आरोप लगता है वो इस सूबे के बाशिंदे लगाते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी है। सबसे ज़्यादा आरोप। देखिए, मैं बताता हूँ, राजनीति में एक चीज़ होती है नैरेटिव। आप जब अपनी लाइन बड़ी नहीं खींच सकते तो आप कोशिश करते हो कि दूसरे की लाइन को छोटा कर दो। क्या फिर इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही उसे हम ये माने कि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट है ये? देखिए, मैं किसान आंदोलन के बारे में भी एक बात कहूँगा। आप बेहतर जानते हैं कि हमारा किसान भोला भाला है, और सर छोटू राम तो उसके बारे में बाकायदा कोट भी करके गए हैं, और बहुत मशहूर कोट है वो। सर छोटू राम ने जो कोट किया था, उन्होंने बड़ा स्पष्ट बताया था कि ये भोले वाले किसान, मतलब किसान भोला है। लेकिन कुछ लोग जिनका एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत वो हमारे किसानों को बरगलाने का प्रयास करते हैं, उनके सामने झूठ रखते हैं, झूठ बोलते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब उस झूठ का प्रभाव पड़ना शुरू होता है तो भ्रमित हो जाता है। और मेरा मानना ये है कि जब किसान भाई अगर उस कंपैरिजन को जब देखता है कि वर्तमान सरकार ने हमारे लिए क्या क्या काम किए, उस तुलना को करता है, तो वो ये पाता है कि जो काम किसान भाइयों के लिए इस सरकार ने कर दिए, इनसे पहले की सरकारों ने तो सोचा तक नहीं उस विषय में। मैं सोचा तक नहीं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने पावर की बात की, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा विषय था कि अक्सर हुड्डा साहब, आपने सुना होगा, दीपेंद्र भी बोलता है कि देखो जी, हमने तो इतने कारखाने बिजली के लगा दिए, इन्होंने तो एक भी कारखाने नहीं लगाया, तो ये 24 घंटे बिजली कैसे दे रहे हैं? वो करते ना ये कुतर्क। हालांकि जिस सवाल का आपके पास जब जवाब नहीं होता ना, तो आप कुतर्क करने लग जाते हो। वही काम हुड्डा साहब करते हैं। अगर हरियाणा प्रदेश के पास पर्याप्त मात्रा में आपने प्रोडक्शन बिजली की शुरू कर दी थी, आपने कारखाने लगा दिए थे, तो हुड्डा साहब कभी भी मिले तो एक बात पूछिएगा कि फिर आपने प्राइवेट कंपनी के साथ लॉन्ग टाइम पावर परचेज एग्रीमेंट क्यों किए थे? हुड्डा साहब, जब आप अपने यहीं बनाने लग गए थे, आपने कारखाने लगा लिए थे, फिर आप प्राइवेट प्लेयर से क्यों खरीद रहे थे? और अगर खरीद रहे थे, चलिए ठीक है, आप जो बिजली उस वक्त 2 रुपये 80 पैसे मिल सकती थी, आपने 4 रुपये 40 पैसे का एग्रीमेंट क्यों कर रखा था? उसके अलावा आपने एग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज क्यों डाल रखा था कि भले ही आप उससे बिजली लें या ना लें, लेकिन एक फिक्स अमाउंट उसको जरूर देंगे? 2500 करोड़ रुपया साल आप ऐसे ही क्यों दे रहे थे? ये कुछ विषय हैं जो उनके पूछने बनते हैं। दूसरा, अगर मुझे ये पता है कि मैं खुद बिजली की प्रोडक्शन करूंगा, खुद अपना कारखाना लगाऊंगा, तो मुझे जो यूनिट है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, और अगर मैं बाहर से खरीद लेता हूं तो मुझे सस्ता पड़ेगा। तो स्वाभाविक है, हमें क्या ज़रूरत है हम प्रोडक्शन के लिए कारखाना लगाने की बात करें, जब हमें बाहर से सस्ती मिल रही है। वो विषय क्या है कि आप अपने प्रदेश के नागरिकों को सस्ती दर पे 24 घंटे बिजली मुहैया करा पाए या ना करा पाए, ये विषय है। हुड्डा साहब ने क्यों नहीं दे दी 24 घंटे बिजली? आज हरियाणा सरकार अपने प्रदेश के किसान को, अपने प्रदेश के लगभग 5800 गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली सप्लाई करती है। पहले क्यों नहीं कर लिया हुड्डा साहब? हुड्डा साहब के टाइम में मात्र 580 के करीब गांव थे, और वो भी शायद इसलिए थे कि वो जो थर्मल प्लांट लगता था उसके लिए जब लैंड एक्वायर होती थी, उसमें क्लॉज होता था कि जो जिस एरिया की आपने लैंड एक्वायर की है, इस एरिया को आपको बिजली देनी पड़ेगी, कंडीशन रहती थी। तो आप तो केवल 580 के करीब, वो फिगर थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, 530 या 580 इतनी फिगर है, हो सकता है मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। लेकिन आज सरकार 5800 से ज़्यादा गाँव को कैसे 24 घंटे बिजली दे रही है? क्यों नहीं हुड्डा साहब ने ये काम कर लिया? इसके अलावा मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और देता हूँ। आपको ध्यान होगा NH1 दिल्ली से अमृतसर जो हाईवे है, हालांकि अटल जी के टाइम में नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनी, पूरे देश के अंदर हाईवेज बनने का काम शुरू हुआ। जब अटल जी की सरकार चली गई, यूपीए की सरकार आ गई, ये जो NH1 में जिसकी बात कर रहा हूँ, ये तो आपने भी देखा होगा कि आप हरियाणा से हैं, कितना लंबा टाइम यूपीए की सरकार में इस हाईवे का काम रुका रहा। क्यों नहीं बना ये हाईवे? आपको ध्यान होगा उस वक्त कितनी परेशानी होती थी लोगों को।
इस हाईवे के जो डिवाइडर्स थे उनके ऊपर झाड़ियाँ उग गई थी, पूरा हाईवे जो है टूटा पड़ा था। जब बाद में केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तब ये हाईवे तैयार होता है। क्यों हुड्डा साहब ने इस बात की चिंता क्यों नहीं की? केएमपी 2004 के अंदर केएमपी का चौटाला साहब ने शिलान्यास किया, सरकार चली गई, हुड्डा साहब की सरकार आ गई। उस केएमपी का बजट था 1300 करोड़ रुपया, जो प्लान्ड बजट था। हुड्डा साहब की 10 साल की सरकार में वो केएमपी तैयार नहीं हुआ। पैसा कितना खर्च दिया? 1700 करोड़ रुपया। 1700 करोड़ खर्च के भी आपसे हाईवे तैयार नहीं हुआ। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने आके केएमपी को तैयार करवाया, जिस केएमपी का लाभ आज हम प्राप्त कर रहे हैं। 152D तो हम देख ही रहे हैं, 152 को भी हम देख रहे हैं। आज हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जो नेशनल हाईवे से टच नहीं करता, और कुछ जिले तो ऐसे हैं जिसको 5-5 नेशनल हाईवे टच करते हैं। तो अगर कांग्रेस की सरकार के दौरान हुड्डा साहब ने जनता के हित में काम किए होते तो जो मैंने चर्चा की है, ये क्यों सब कैसे छूट गया? अब सर नौकरियों का विषय आ जाता है। खुद कांग्रेस के वर्तमान सांसद, पूर्व विधायक जेपी ने मीडिया में एक बयान दिया था, वो मेरे ख्याल आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, जिसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमारे टाइम में नौकरियों में पर्ची चलती थी। किसको नहीं पता कि नौकरियों की बंदरबांट होती थी? हरियाणा बदनाम था नौकरियों की बंदरबांट के मामले में, पर्ची खर्ची के मामले में, सिफारिश के मामले में। केवल सरकार का लाभ उन लोगों को प्राप्त होता था जो सत्ता के चहेते होते थे या सत्ता के नजदीक होते थे। सामान्य युवा को तो नौकरी उसके लिए दूर का सपना होती थी। वर्तमान सरकार ने क्या किया? बिना पर्ची, बिना खर्ची, योग्यता के हिसाब से नौकरियां देनी शुरू की। आज हरियाणा के किसी गांव में चले जाओ आप, किसी गांव में आपको 10, 15, 20, 30 बच्चे मिलेंगे, और जो ये कहेंगे कि बिना किसी सिफारिश के मेरी योग्यता से हमें नौकरी मिली। आप जाके किसी भी गांव में पता करके देखो, ऐसा कैसे हो गया? हुड्डा साहब क्यों नहीं कर पाए? मुझे आज भी याद है, एचसीएस की भर्ती का मामला था, हुड्डा साहब की सरकार थी, शायद 104 या 103 पद थे। विपक्ष ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक लिस्ट जारी कर दी, और उस लिस्ट में विपक्ष ने नाम दे दिया लगभग 60 ऐसे कैंडिडेट्स का कि देखिए जो लिस्ट अब आएगी 2 दिन बाद, उसमें ये 60 कैंडिडेट सिलेक्टेड पाए जाएंगे। और उन 60 कैंडिडेट में जो कैंडिडेट थे वो हुड्डा साहब के रिश्तेदार, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के बच्चे, सीएम हाउस के अंदर जो अधिकारी थे उनके बच्चे, इस तरह वो लगभग थे। और जब लिस्ट आई थी तो हूबहू यही था। ऐसा हरियाणा प्रदेश में हुआ है। वो समय याद कीजिए सोनिया जी, जब उस समय को याद करेंगे तो पाएंगे किस तरह से सत्ता केवल कुछ खास लोगों की बांदी बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने एक सत्ता को गरीब आदमी के दरवाजे पे पहुंचा दिया, सरकार को गरीब आदमी तक पहुंचाया, गरीब, वंचित और शोषित को उसका हक देना शुरू किया। ये काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो यहाँ बीजेपी की खिलाफत भी हम माने कि वो बनी हुई है, और उसके जो कारण बताए जाते हैं उसमें है कि किसानों की खिलाफत, किसानों की सही एमएसपी ना देना, उसमें किसान आंदोलन भी जोड़ लें, उसमें बेरोजगारी भी है, उसमें है कि सरकार ने पेपर लिए, लीक हो गए, भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, पेपर जो है वो कोर्ट में ही लटके रह गए। तो ये इतनी सारी चीज़ें भी तो है ना। देखिए, अब आपने भर्ती की बात किया तो हम इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले तो हम आंकड़े से शुरू होते हैं। हुड्डा साहब 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो हुड्डा साहब से जब भी मिलेंगे तो आप पूछना कि हुड्डा साहब आपने कितनी पक्की सरकारी नौकरियां दी थी 10 साल में। हालांकि उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया है 86,000 नौकरियां, और मैं उसके अंदर वो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, वो पीटीआई, उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो बाद में माननीय कोर्ट ने निकाल दिए। हम 86 मान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक 1,44,000 पक्की सरकारी नौकरियां दे चुकी है। पक्के आंकड़े, पक्के आंकड़े। हाँ, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये सारी बातें। 86 और 1,44,000 अंतर आप देख सकते हैं। दूसरा, जो आपने कहा पेपर लीक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर 3 पेपर लीक हो गया, और जैसी सरकार की जानकारी में विषय आता, सरकार ने तुरंत उसको रद्द कर दिया, दोबारा पेपर हुए। हुड्डा साहब की सरकार की 12 नौकरियां माननीय कोर्ट ने रद्द की हैं, हमारी कोर्ट ने रद्द नहीं की। पेपर लीक हुआ, हमें जानकारी मिली, हमने उसी वक्त रद्द कर दिया, दोबारा एग्जाम होगा। हुड्डा साहब की 12 नौकरियां हैं जो कोर्ट ने रद्द की हैं। पीटीआई के बारे में तो आपको पता ही है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का आपको पता ही है, कैनाल पटवारी का भी आप जानते। और पीटीआई, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स, ये वो सरकार है
जिसने, जब हुड्डा साहब ने 20,000 गेस्ट टीचर भर्ती किए थे, उनको ये अश्योर किया था कि हम आपको पक्का करेंगे। उन्होंने खूब धरने प्रदर्शन किए, हुड्डा साहब ने नहीं सुनी। आपको ध्यान होगा रोहतक में प्रदर्शन किया था गेस्ट टीचर्स ने, पुलिस ने गोली चलाई थी, एक महिला गेस्ट टीचर उसमें मर गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन गेस्ट टीचर को विधानसभा के अंदर एक्ट बना के उनका फ्यूचर सिक्योर किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन की वजह से आप पक्का तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें यह चिंता थी कि इनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। उसके लिए हमने बाकायदा विधानसभा में कानून बनाया। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार जो उनको वायदा करके उन पे गोली चलवा देती है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उनके लिए विधानसभा में एक्ट बना के उनके भविष्य को सुरक्षित करती है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार की 12 नौकरियां जो माननीय कोर्ट ने रद्द कर दी, और भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको बता चुका हूं। ये जो भर्ती रोको गैंग है सोनिया जी, इसके ऊपर अगर आप माइन्यूटली एक बार जरा काम करना, आपको पता लगेगा कुछ लोग बाकायदा एजेंडा बना के केवल इस वजह से कोर्ट में जाते थे कि डिले हो जाए। अब आपको हमारी कानूनी प्रक्रिया का पता है, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, नोटिस होगा, डिस्कशंस होगी, बहस होगी, मतलब धीरे 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 6 महीने, 8 महीने, साल कोशिश होती है इसको लटका दो। लेकिन सरकार ने बाकायदा कोर्ट के अंदर जाके भी अपनी बात मजबूती से रख के उन भर्तियों को सिरे चढ़ाया। प्रयास हुए, मानते हैं। एक और आंकड़ा आपको देता हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं सरकारी नौकरियों की एक सीमा होती है, उस सीमा से बाहर आप भी नहीं जा सकते। कितनी नौकरियां दे दोगे सरकारी, जब आपके पास हरियाणा के अंदर कुल कर्मचारियों की एक सीमित सीमा है, सभी को तो आप नहीं दे पाओगे। तो अब इस बात की चिंता भी मनोहर लाल जी ने की थी। वर्तमान में नायब जी इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं। मनोहर लाल जी ने क्या किया, पहले हरियाणा की उद्योगिक नीति के अंदर कुछ बदलाव किए। अब हरियाणा में निवेश आए, नए उद्योग धंधे लगे, उसके लिए आपको एक ऐसी उद्योग नीति देनी थी जो दी। फिर आपने पावर सप्लाई जो उद्योग की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है 24 घंटे कर दी। आपने रोड्स जो उद्योग की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है बेहतरीन हाईवे बनाए। आपने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। स्थिति ये हुई कि हरियाणा के अंदर नए उद्योग धंधे लगे। हरियाणा के 37 लाख युवा 2014 से लेके अब तक प्राइवेट उद्योग धंधों में समायोजित हुए। इन 37 लाख युवाओं में मैं उन युवाओं को भी गिन रहा हूं जिन्होंने स्वरोजगार भी किया सरकार की अलग अलग स्कीमों के जरिए लोन लेके, जैसे मुद्रा लोन जो है केंद्र सरकार की योजना है। अब देखिए एक और चीज़ है, हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या मनोहर लाल जी से पहले कोई ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने इस बात की चिंता की हो कि मेरे प्रदेश में जो गरीब आदमी है जिसकी सालाना आमदन 1 लाख रुपए से कम है, इसके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि इसकी आमदन 1 लाख रुपए से बढ़ जाए। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के नाम से एक योजना बनाई। उस योजना के तहत ऐसे परिवारों को चिन्हित किया, उन परिवारों को एक सुविधा दी कि हम आपको ऋण मुहैया कराते हैं, आप अपना जो काम करना चाहते हैं वो कीजिए जिससे कि आपकी आमदन बढ़े। 50,000 परिवार पहले जब योजना बनते ही चिन्हित करके उनको इस योजना का लाभ पहुंचा दिया इस सरकार ने। कैसे पहले किसी ने सोचा था ये कि हमें ऐसा भी करना चाहिए। एक बड़ी जरूरत होती है स्वास्थ्य। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं, केंद्र की एक योजना है आयुष्मान कार्ड जिसको हम बात करते हैं, 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त प्राप्त होता है, जिसकी आय की सीमा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले बढ़ाया हरियाणा प्रदेश के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इसके अंदर आ सके और उनको ये योजना का लाभ मिल सके, उनके स्वास्थ्य की चिंता की। फिर मनोहर लाल जी ने उस आय सीमा को 3 लाख तक कर दिया सालाना, और उसमें ये कहा कि 1,80 से लेके 3 के बीच में जो परिवार है उनको 25 रुपये महीना अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे मात्र, तो उनको भी हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराएंगे। फिर 3 लाख से ऊपर वाली जो कैटेगरी है उनके लिए फिर योजना के अंदर विस्तार किया गया कि आप अगर साल के अंदर 5,000 रुपये का अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपको भी 5 लाख रुपए सालाना जो मुफ्त है इलाज मिलेगा। अब आप देखिए कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एक योजना बना के उनको वो स्वास्थ्य कार्ड जारी करता है। एक और चीज़ आपने ध्यान से देखी होगी और आपके सामने बहुत तजुर्बे आए होंगे, बुढ़ापा पेंशन एक ऐसा विषय था। बहुत से ऐसे बुजुर्ग थे आयु 60 साल से ऊपर हो गई लेकिन उनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं लगी। अब वो कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, कभी उनको बोलते हैं कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, कभी आप अपना डोमिसाइल लेके आओ, कभी फला डॉक्यूमेंट लेके आओ। मनोहर लाल जी ने इस विषय को देखते हुए बाकायदा इस तरह का मैकेनिज्म तैयार कर दिया
कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े, ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन बन जाए। परिवार पहचान पत्र जो है जब वो बनाना शुरू किया, जिसके ज़रिए जैसे ही व्यक्ति की आयु 60 साल होती है ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन लगनी शुरू हो जाती है। अगर किसी का राशन कार्ड बनना है ऑटोमेटिकली उसका राशन कार्ड बनता है। इसमें बहुत सारी खामियां बताई गई। मैं खुद बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत सारी रैलियों में भी मिले हैं। जहाँ मैं जिक्र कर रही हूँ किसानों का, जहाँ मैं जिक्र करूँ बेरोजगारों का, उसमें एक बड़ा ये भी कारण बताया गया बीजेपी से नाराजगी का। देखिए ऐसा है कि जब कोई नई योजना बनती है या यूँ कहिए जब कोई बदलाव आता है, स्वाभाविक है बदलाव एक तो स्वीकार करने में समय लगता है, ये हम सब जानते हैं। और जब योजना इम्प्लीमेंट होती है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो कुछ लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से या कुछ लोगों की लैक ऑफ सिंसियरिटी की वजह से डाटा के अंदर इस तरह की गलतियाँ हुई। जैसे इनकम का विषय आया, किसी की इनकम ज़्यादा लिख दी है या किसी के एड्रेस में कोई गलती है। देखिए ये क्लैरिकल प्रॉब्लम्स तो होती हैं, क्लैरिकल मिस्टेक भी होती है, कई बार नाम के स्पेलिंग गलत डाल दिए, है ना। लेकिन इन समस्याओं को उनका समाधान किया गया, उनके लिए अलग से मैकेनिज्म डेवलप किया, कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, इवन पार्टी कार्यकर्ताओं का तक की ड्यूटी लगाई, अलग अलग कैंप लगाए कि इनका समाधान हो। उद्देश्य केवल एक था कि जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, घर बैठे उसको वो लाभ मिलना चाहिए जिसका वो अधिकारी है। और इस उद्देश्य के लिए इस तरह की योजना जो है वो सरकार ने बनाई थी। एक चीज़ और सोनिया जी कहूँगा कि जितना व्यापक परिवर्तन, व्यवस्था बदलाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में किया या मनोहर लाल जी ने हरियाणा में किया, जो व्यवस्था भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार की व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से खत्म किया। हरियाणा की जनता को योजनाओं का लाभ पहुंचे, हरियाणा की जनताओं को बेसिक एमिनिटीज़ पर्याप्त मात्रा में मिले, उसके लिए जो ये व्यापक परिवर्तन किया, आप मेरी बात को मार्क कर लीजिएगा कि लोग इस बात को याद रखेंगे कि किस तरह से एक बड़ा बदलाव टेक्नोलॉजी के जरिए, तकनीक का उपयोग करते हुए इस हरियाणा प्रदेश के अंदर आया। और यहाँ नहीं, जैसे जैसे हरियाणा में इस तरह की योजनाएं बनी, दूसरे प्रदेशों ने उनको अडॉप्ट करना शुरू किया। स्वामित्व योजना तो केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने बड़ी तारीफ की और वो दूसरे प्रदेशों ने उसको अडॉप्ट किया। ऑनलाइन ट्रांसफ़र जब हरियाणा प्रदेश में होना शुरू हुआ, पंजाब सरकार ने उस वक्त अडॉप्ट किया, यूपी सरकार ने उसको अडॉप्ट किया। तो इन योजनाओं को दूसरे प्रदेशों ने अडॉप्ट, अभी हिमाचल सरकार ने उसको अडॉप्ट किया। तो ये एक बड़ा व्यापक बदलाव था और इस बदलाव की हरियाणा प्रदेश को ज़रूरत थी, क्योंकि सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए होती है। पहले तो व्यवस्था ये थी ना कि किसी आदमी को अगर कोई योजना का लाभ लेना है या उसका कोई काम है तो वो नेताओं के चक्कर काटता था, नेताओं के चक्कर काट रहा है, दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। लेकिन बदलाव वो था कि वो उसको ना तो नेताओं के चक्कर काटने पड़े ना दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, सरकार की सुविधाएं जो हैं उसको घर बैठे मिले। और ये करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अच्छा, एक आरोप लगता रहा है 2014 के बाद कि बीजेपी जब सत्ता में आई तो बीजेपी की जो राजनीति का केंद्र है वो रहा है जातीय केंद्र, यानी जाट और गैर जाट की राजनीति। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ये जो आरोप है विपक्षी भी लगाते हैं आपके, ये आरोप आम जनमानस की ओर से भी आते हैं। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में जात पात की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है। आप अगर मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आजकल आपने देखा होगा राहुल गांधी जगह जगह ये कहते घूम रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे जातिगत जनगणना करवाएंगे, बोल रहे हैं ना वो। यही बात भूपेंद्र हुड्डा भी बोलते हैं, कहीं कहीं दीपेंद्र हुड्डा भी बोल देते हैं कि हम सत्ता में आएंगे हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को शायद यही नहीं पता कि प्रदेश सरकार को जातिगत जनगणना करवाने का अधिकार ही नहीं है, केंद्र सरकार का अधिकार है। वो प्रदेश सरकार केवल सर्वे करवा सकती है, जनगणना नहीं करवा सकती। लेकिन बोलते हैं वो, भाई बिना जाति पूछे आप जातिगत जनगणना कैसे करोगे? जाति का उल्लेख किए बिना आप जातिगत जनगणना कैसे करोगे? और जब आप जाति का उल्लेख करोगे, जाति पूछोगे, जाति का बाइफर्केशन करोगे, तो वो जात पात की राजनीति नहीं तो क्या होगी? आरोप किस पे लगाते हैं? भारतीय जनता पार्टी पे। करता कौन रहा है? आपके सामने उदाहरण है। तो जो लोग इस तरह के आरोप लगा के, केवल जो हिटलर के प्रचार मंत्री थे जोसेफ गोएबल, आपको ध्यान होगा जोसेफ गोएबल एक बात कहा करते थे कि अगर एक झूठ को बार बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। वही परिस्थिति इस वक्त हमारे विपक्षियों की है। वो लगा, देखिए
क्या होता है राजनीति के अंदर, आपको आलोचना करने के लिए मुद्दे की जरूरत होती है, आपको टॉपिक चाहिए ना, आप आलोचना किसी बात की तो करोगे ना। अब आपके पास टॉपिक नहीं है, मुद्दा सरकार ने आपके पास कोई छोड़ा ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप झूठ की आलोचना करोगे। अब झूठ की आलोचना में क्या होगा कि जी आप तो जात पात की राजनीति करते हो, आप तो किसान विरोधी हो। भाई तथ्यों को देखोगे, फैक्ट के ऊपर नजर डालोगे, तभी तो आप कोई नैरेटिव बना पाओगे ना। ये कोरी झूठी आलोचना, झूठे आरोप, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में आपके तमाम नेता बोलते नजर है 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, 5 सीटें कांग्रेस के हिस्से रहती, 5 सीटें रहते बीजेपी के हिस्से। तो विधानसभा में डर, टेंशन कुछ इस तरह की? नहीं 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 नहीं, आप देखो, अगर लोकसभा के चुनाव का आपने जिक्र किया, लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आए हैं, अगर उन्हीं नतीजों को आप विधानसभा वाइज बांट के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 44 सीटों पे जीत दर्ज की है। लेकिन हम ये माने कि जो पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं वो तो बीजेपी के खिलाफ रहे हैं ना। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आपने ये सवाल पूछा और मैं इंतजार कर रहा था इस सवाल का। देखिए उस टाइम क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे एक झूठा नैरेटिव चलाया गया। वो झूठा नैरेटिव क्या था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान खत्म कर देगी। ये बीजेपी के किसी नेता का बयान था ना सर? आरक्षण खत्म कर देगी। जब ये नैरेटिव चलना शुरू हुआ, इस झूठ के नैरेटिव के अंदर हमारे कुछ लोग, मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में, वो भी भ्रमित हुए। अब आप थोड़ा सा तथ्यों के हिसाब से देखिए जहां तक बात आती है संविधान खत्म करने की, संविधान को हम सब जानते हैं कि जब 1975 के अंदर इमरजेंसी लगी तो वो संविधान को खत्म किया गया था। मतलब संविधान को एक तरह से पंगु कर दिया, संविधान को साइड में रख दिया, तो वो संविधान खत्म करना उसको बोलते हैं, जो कांग्रेस कर चुकी थी। मतलब वो राजनीतिक दल जो संविधान को खत्म करके इमरजेंसी लगा चुका हो, वो राजनीतिक दल जो संविधान की मूल भावना, जो उसका प्रेम्बल होता है, किसी भी किताब का प्रेम्बल जो है वो उसकी मूल भावना होती है, तो जिसने संविधान के प्रेम्बल को बदल दिया हो, मतलब मूल भावना को खत्म कर दिया हो, 1976 में आपको ध्यान होगा इंदिरा जी ने किया था, वो पार्टी हमारे ऊपर आरोप लगाती रही। फिर उन्होंने आरक्षण खत्म कर देंगे ये आरोप लगाना शुरू किया, और आरोप का स्तर यहां तक चला गया कांग्रेस का कि अभी पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में एक ऑब्जर्वेशन दिया। ऑब्जर्वेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना दलित समाज के आरक्षण में क्रीमी लेयर होनी चाहिए। ये एक ऑब्जर्वेशन था, कोई डिसीजन नहीं था, क्यों ना लगाई जाए, है ना। केंद्र सरकार ने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुला के ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि दलित समाज के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होगी, नहीं लगाएंगे। हमने तो काम नहीं लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता झूठ बोलते घूम रहे, क्रीमी लेयर लगा दी, क्रीमी लेयर लगा। इसको बोलते हैं झूठ का नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करना, जबकि सच्चाई एकदम अलहदा है। दूसरा, क्लासिफिकेशन का विषय आ गया, जो हमारे मित्र झूठ फैला रहे हैं, और मैं जो हमारे कुछ दलित भाई हैं उनको भी कई बार क्या होता है कि आपको जो फैक्चुअल स्थिति होती है वो जानकारी नहीं होती, और जो झूठ बोलने वाला आदमी है उसकी बात का आपके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, कल माननीय मनोहर लाल जी ने बाकायदा कुरुक्षेत्र के अंदर दलित सम्मेलन में बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि जो वर्गीकरण हरियाणा के अंदर, देखिए दलित आरक्षण जो है वो 20% है, सामान्य दलित, वंचित दलित दोनों 10-10%, 20 वहीं का भी रहा दलित भाइयों के लिए, कम तो नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस क्या झूठ फैला रही है कि इन्होंने तो आपका आरक्षण घटा दिया, पहला झूठ उनका, वो 20% ही है। दूसरा कि जो सामान्य दलित और वंचित दलित का 10-10% है, मान लीजिए सामान्य दलित के 10% में 8% के लिए नौकरी लग जाती है, या कहिए कि काबिल व्यक्ति मिल जाता है, बच जाता है 2%, वो ट्रांसफर हो जाएगा वंचित दलित की तरफ। मतलब वो रहेगा दलित भाइयों में ही, कहीं बाहर नहीं जा सकता। वंचित दलित में 10% है, उसके अंदर 8% पे नौकरी लग जाती है, 2% बच जाता है, वो कहाँ चला जाएगा? सामान्य दलित में। मतलब वो आरक्षण 20 का 20% रहेगा, 1% कम नहीं होगा, दलित भाइयों में ही रहेगा, किसी और का नहीं होगा। ये चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद झूठ बोलना
लेकिन ये इस समाज का जो वोट है, मैं कहूँ कि कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया था। अब मैं मानूँ कि देखिए इनेलो बसपा का गठबंधन है, यहाँ जेजेपी ने चंद्रशेखर रावण साहब के साथ यहाँ गठबंधन कर लिया। तो मैं ये मानूँ कि ये वोट जो शिफ्ट हुआ था कांग्रेस की ओर, अब ये वोटर बट जाएगा। ये एक मोटा मोटा आकलन फिलहाल का मान लें। तो बीजेपी के हिस्से कौन वोटर रहे? सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वोटर? देखिए, मैं कास्ट कैलकुलेशन की तो मैं बात ही नहीं ठीक करता, है। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दुष्प्रचार की वजह से जो हमारे कुछ मित्र भ्रमित हुए थे, अब उनको स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। उनको समझ में आ गया, क्योंकि कांग्रेस ने झूठ बोला था ना कि महिलाओं के खाते में 4 तारीख के बाद 8500 रुपये, राहुल गांधी बोल घूम रहे थे बोल के टका टक आ जाएंगे। अब ये जब झूठ बोल दिया गया, चुनाव परिणाम आ गए, बहुत सी जगह तो हमारी बहनें कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जाके खड़ी होगी। कर्नाटक की वीडियोस मैंने बहुत देखी, बेंगलुरु की, यूपी की मैंने वीडियोस देखी कि भाई आपने वायदा किया था 8500 रुपये, आए तो है नहीं, दो हमारे 8500 रुपये। तो उनको पता लगा कि ये कांग्रेसी कितने झूठे हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। तो इस तरह से जब हमारे साथियों, हमारे ऐसे लोगों जो हमारे भाई हैं, जब उनको ये स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस हमेशा झूठ का प्रचार करती है, तो स्वाभाविक है अब वो झूठ के झांसे में कांग्रेस के नहीं आएंगे। सिंपल। एक और आरोप कि बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर साहब को इसलिए सूबे के मुखिया कुर्सी से हटाया कि उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा, हम ये कहें कि अब नाराज़गी वाला माहौल था। उस माहौल को नायब सैनी ख़त्म कर सकते हैं, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? और फिलहाल हम देख भी रहे कि नायब सैनी साहब बिल्कुल नॉन स्लिपिंग मोड में नज़र आ रहे हैं जब से वो मुखिया बने हैं। नहीं, देखिए, उनके स्वभाव में मेहनत करना है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ उनको नज़दीक से। मतलब 2:30 बजे 3 बजे सोना, सुबह 6 बजे फिर उठ जाना, 6 बजे उठ के कंटिन्यू काम करना शुरू कर देना। बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये मनोहर जी के बारे में इस तरह का झूठ का प्रचार, ये भी कांग्रेस कर रही है। हालांकि मनोहर जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया था कि मैंने तो 1 साल पहले हमारे हाईकमान को ये बात बोल दी थी कि अब किसी और को आगे बढ़ाया जाए, उनके स्थान पे किसी और कार्यकर्ता को लेके आया जाए। उन्होंने तो 1 साल पहले बोल दी थी। ये ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को हमारे कांग्रेसी मित्र तो समझ ही नहीं सकते। वो समझ इसलिए नहीं सकते क्योंकि वहाँ केवल परिवार इंपॉर्टेंट होता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम, दूसरे नंबर पे पार्टी और तीसरे नंबर पे व्यक्ति है। यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ देश महत्वपूर्ण है। अगर मनोहर लाल जी को ये लगता है कि मैंने 8 साल सरकार चलाई, मैं जो काम हरियाणा के अंदर कर सकता था, व्यवस्था परिवर्तन कर सकता था, नई नई योजनाएं लेके आ सकता था, वो मैंने कर लिया। अगर मेरी जगह कोई नई सोच वाला व्यक्ति आएगा तो वो इसको और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। तो उन्होंने ये प्रस्ताव केंद्र को दे दिया कि आप किसी नए कार्यकर्ता को, किसी और कार्यकर्ता को ये अवसर देना चाहिए कि वो हरियाणा की जनता की सेवा करे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अगर यही स्थिति कांग्रेस की होती, क्या कांग्रेस ही को छोड़ देता? ये तो आपस में झगड़ झगड़ के पागल हो जाते। आपको ध्यान होगा किस तरह से अध्यक्ष की पिटाई करना, किस तरह से अध्यक्ष को काम ना करने देना। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए कोई मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से ये कह दे कि आप मेरी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दो? क्या ये कल्पना की जा सकती है? नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विचार है और कांग्रेस लुटेरों का गैंग है, हम सब जानते हैं। उनका उद्देश्य केवल ये है कि मेरा बेटा किस तरह से मंत्री बन जाए, मेरा बेटा किस तरह से मुख्यमंत्री बन जाए, किस तरह से मैं प्रदेश के संसाधनों से अपना घर भर लूं। वो इसी काम पे रहते हैं। इज इट टफ फाइट मानते हैं कांग्रेस से? नहीं नहीं नहीं, मैं टफ इसको कतई नहीं मानता, क्योंकि देखिए, मैं जो अभी देख रहा हूँ और जिस तरह से वोटर जो रिएक्ट कर रहा है, जिस ढंग से जिन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट से सरकार बनाएगी। देखिए, हरियाणा में ना थोड़ा सा आपको अगर हम पब्लिक के सेंटिमेंट्स को देखें, हमने 2019 का इलेक्शन देखा, अब बीजेपी नहीं कर पाई थी बहुमत का आंकड़ा पार, या फिर ये कहें कि अब की बार 70 पार, कुछ इसी तरह के जो नारे हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे। उसे ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपने जिस तरह से प्लानिंग किया है, जिस तरह से आप काम कर रहे हो और आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं वो पूरी हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। कई बार क्या होता है, परिस्थितियाँ होती हैं, और चुनाव के अंदर जो इक्वेशंस होती हैं वो आखिरी समय तक भी अपना प्रभाव छोड़ती हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमने जो प्रदेश के अंदर काम किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बड़ा व्यापक बदलाव आया, खास तौर पे जो सरकार को गरीब, शोषित और वंचित के दरवाजे तक पहुंचाया है, आप वहां पे नजर डालिए। देखिए, अगर आप केवल ऊपर नजर डालेंगे तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। आप नजर डालिए वहां पे
पंक्ति के उस आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है, ये हमारा ध्येय था और हमने करके दिखाया। अब वहां नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति जिसको गांव में वोट तक नहीं डालने दी जाती थी, वो व्यक्ति जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी लग जाएगा, वो व्यक्ति जिसकी परिस्थिति ये थी कि अगर घर में कोई बीमार हो गया तो इलाज करवाने के हालात में नहीं होता था, जब उस व्यक्ति को सरकार ने ये एहसास करवाया कि ये सरकार तेरी सरकार है, ये सरकार तेरे लिए है, तो आप समझ सकते हैं कि जब वोट डलेगी तो वोट कैसे डलेगी। वोट मार लेके जनता चुनेगी बीजेपी? 100% भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। मैं ये बात आपके सामने बोल रहा हूँ और जब नतीजे आएंगे तो आप एक बार खुद ये बात मुझे बताएंगे। मैं आपका ये जो है बड़ा हाईलाइट करेंगे आप किस बात को? 100% बोल रहा हूँ मैं। देखिए क्या है, हमारे हरियाणा में ना 2 कैटेगरी है। देखिए, और पूरे किसी भी समाज में होता है, एक होता है वोकल आदमी जिसकी आवाज़ बड़ी लाउड होती है, जब वो बोलता है तो आसपास के 4 लोग सुनते हैं, और एक होता है साइलेंट, कम बोलने वाला। वो बीजेपी का वोटर साइलेंट वोटर है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कई बार क्या होता है, जो लाउड वोकल आदमी है ना, केवल उसकी आवाज़ सुन रहे होते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते जो बेचारा चुपचाप बैठा है, जो बहुत ऊंचे चिल्ला के बोलना नहीं चाहता, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते, हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब हम कोई भी विश्लेषण करने लगते हैं तो हमें विश्लेषण करने के पैमाने क्या होने चाहिए? सरकार के द्वारा किए गए काम, सरकार किस व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री बना के आगे अपने काम को बढ़ाना चाहती है, उस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इससे पहले उस पार्टी ने प्रदेश में सत्ता में रहते हुए क्या क्या किया। जब आप इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हरियाणा की जनता एक ऐसे राजनीतिक दल को क्यों सत्ता सौंपना चाहेगी जिस राजनीतिक दल ने मिर्चपुर जैसे कांड करवा दिए, गोहाना जैसे कांड करवा दिए, जिस राजनीतिक दल ने सत्ता लोलुपता के अंदर इस हरियाणा प्रदेश के उद्योग धंधों को यहाँ से पलायन करने को मजबूर कर दिया। आपको ध्यान है ना, मारुति ने अपनी एक्सटेंशन यूनिट चलन लगानी थी हुड्डा साहब के टाइम में, वो यहाँ से पलायन कर गए। क्यों पलायन कर गए? कि लॉ एंड ऑर्डर के बड़े लचर हालात थे। होंडा कांड आपको याद होगा, होंडा की कंपनी के अंदर जब आगजनी हुई है, आपको याद है सब चीज़ें? जनता को याद है, जनता को याद है कि किसान की ज़मीन को छीन लिया गया। छीन लिया मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने लगभग 17,000 एकड़ ज़मीन किसान की, पहले उसको सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9, इवन अवार्ड तक घोषित हो गया, और उसके बाद किसान की वो ज़मीन आपने बिल्डरों को रिलीज़ कर दी। क्या किसान भूल जाएगा इस बात को? भैया आप मुझे एक बताइए, रिलायंस के SEZ के लिए 3,000 एकड़ ज़मीन किसने दी थी? हमने तो नहीं दी थी, हुड्डा साहब नहीं दी थी ना। तो किसान की ज़मीन को कौन दे रहा था? हुड्डा साहब, कांग्रेस दे रही थी। मानेसर लैंड डील क्या भूल गए लोग? आज भी लोगों को याद है कि मानेसर लैंड डील में क्या हुआ था। पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट क्या लोग भूल गए? लोगों को आज भी ध्यान है कि वो 14 प्लॉट किन किन को आवंटित हुए थे, कौन लोग हैं वो पूरी लिस्ट है ना। तो जब प्रदेश की जनता को स्पष्ट दिख रहा है कि अगर हमने इनको मौका दे दिया, ये उसी तरह की लूट मचाएंगे जैसी ये पहले मचाते रहे। अब ये बता दें कि आरएसएस इन चुनावों में, या फिर जब बीजेपी के जो हम ये कहें कि साथ साथ वो किस तरीके की अदायगी करती है हरियाणा में, किस तरीके का किरदार रहता है? नहीं देखिए, RSS जो संगठन है वो व्यक्ति निर्माण उनका उद्देश्य है। RSS विशुद्ध रूप से राष्ट्र के लिए काम करती है। समाज के अंदर व्यक्ति निर्माण RSS का ध्येय रहता है। RSS कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो इस देश की अस्मिता, इस देश के बेहतर भविष्य और इस राष्ट्र के वैभव के लिए काम करता है। उसमें हम ये कहें कि धार्मिक मुद्दे मसले वो सर्वोपरि रहते हैं या वो ऊपर रहते हैं? नहीं, देखिए आप धार्मिक मुद्दों का जिक्र नहीं कीजिए। जब हम व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं तो हम व्यक्ति के पूरे चरित्र की बात कर रहे हैं। धर्म हमारे जीवन का, या यूं कहिए हमारी जो पैटर्न ऑफ लाइफ है, उसका अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि हमने ये आरएसएस मैंने कभी अपने गांव देहात में कभी इस तरह की चर्चाएं नहीं सुनी थी। नूह में हिंसा हुई, तब उसके बाद विश्व हिंदू परिषद क्या है, आरएसएस क्या है, अब क्यों इस तरह से जय श्री राम इस तरह के नारे क्यों इस सरकार के दौरान रहे? ये इस तरह की चर्चाएं बहुत रही देहात में। मैं आपको आरएसएस के बारे में बताता हूँ। 1962 के अंदर भारत चीन की लड़ाई हुई थी ना, उस वक़्त की परिस्थितियाँ ये हो गई थी क्योंकि उस वक़्त हमारे पास संसाधनों का अभाव था,
हालांकि उस वक़्त की सरकार ने तो हमारी सेना को पर्याप्त हथियार, पर्याप्त ड्रेसेस, शूज़ उस वो भी नहीं दिलवाई थी। ये बड़ा अभाव था। आप जब उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उस वक़्त आरएसएस का स्वयंसेवक सेना के साथ, सेना के हौसले के लिए सेना के साथ खड़ा था, और दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि हमारे जो सेना उस वक्त की स्थिति ये थी कि बॉर्डर पे लड़ रही है, हमारी जो फोर्सेस हैं वो लड़ाई में हैं, तो पीछे किस तरह से काम किया जाए, व्यवस्था को कैसे बना के रखा जाए, ये संघ के स्वयंसेवकों ने किया। और 1963 के 26 जनवरी की परेड में तत्कालीन सरकार ने बाकायदा स्वयंसेवकों को शामिल किया था, उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से। संघ तो वो है। आप संघ के कामों को एक बार डिटेल में पढ़ोगे, मेरे पास मैगजीन्स हैं, मैं आपको दे के भेजूंगा, आप पढ़ना जरा, आप देखना कि संघ क्या संगठन है और क्या करता है इस देश के लिए, वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो भगवा दौर है वो क्या सिखाया जाता है, बताया जाता है? क्योंकि हम सच में इस सरकार के इस कार्यकाल में हम ये देख पा रहे हैं कि जय श्री राम, ये भगवा हिंदू, ये इसी तरीके के जो टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा रहे हैं, और इवन हरियाणा में जब हुए तो वाकई इन पर चर्चा होनी चाहिए कि हमने इस सूबे में इस तरह की चीज़ें नहीं सुनी थी। नहीं, भगवा तो हमारी पहचान है। आप देखिए, भगवा हमारी पहचान है। भगवा कलर के बारे में आप एक बार डिटेल में जानिए। उगता सूरज जो होता है, उदय का पहचान, द्योतक है उदय का। तो जो चीज़ हमारी पहचान है उससे हम कैसे पीछे हट सकते हैं? लेकिन हो क्या रहा है कि इन चीज़ों का नैरेटिव को मोड़ने का प्रयास होता है, और नैरेटिव मोड़ने के प्रयास में हम ये अंतर भी भूल जाते हैं कि हमें किस संगठन की आलोचना किस तरह से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो संगठन का स्वयंसेवक अपने आप को समर्पित कर चुका है राष्ट्र निर्माण के लिए, संघ के जो प्रचारक हैं, कभी आप उनके जो दिनचर्या है या उनका जो जीवन पद्धति है उसको आप नज़दीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितनी बड़ी कुर्बानी या कंट्रीब्यूशन उनका रहता है, कितना वो प्रयास करते हैं इस समाज के अंदर जो वैमनस्य है वो ना पैदा हो, हमारा भाईचारा, हमारा आपसी सौहार्द बहुत मजबूती से बना रहे। लेकिन हमारे कुछ विरोधी राजनीतिक दल वो एक एजेंडा इसलिए खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, वो डरते हैं। जिन लोगों ने हमारे समाज को जातियों में बांट के रखा आज तक, जो जातियों में बांट के अपना राजनीतिक फायदा उठाते रहे आज तक, जाति के नाम पे लोगों को बांट के उनसे वोट लेते रहे, हमारे यहाँ तो राजनीतिक दल हैं जातियों के भी। अगर आप देखोगे लालू यादव ने जो पार्टी बना रखी है, खुल के बोलते हैं ना, यादव मुस्लिम वोट बैंक, ओपन बोलते हैं। अखिलेश यादव, मुलायम यादव जी की पार्टी है, वो ओपन बोलते हैं ना। तो जहाँ पे हालात ये हों कि लोगों को जातियों के खांचों में फिट कर रखा हो, वहाँ पे अगर व्यवस्था ऐसी बने कि जात पात के इन खांचों को हटा के सबको एक छतरी के नीचे ले आए, उससे स्वाभाविक है इन विरोधियों को डर लगेगा। उनको डर लगता है कि हमने आज तक अपनी राजनीति चलाई जाति के नाम पे है, और ये कौन व्यक्ति आ गया जिसने इस जाति की दीवारों को तोड़ दिया और सबको इकट्ठा कर दिया। अब वो जब सब इकट्ठे हो रहे हैं, उसके हिसाब से चुनाव में नतीजे आ रहे हैं, तो इन लोगों को घबराहट होनी शुरू हो गई, और दोबारा से इन्होंने फिर लोगों को जात पात में बांटने का अपने एजेंडे को चलाना शुरू। ये जो जातिगत जनगणना करवाएंगे, जातिगत, ये क्या है? ये वही प्रयास है कि लोगों को फिर जातियों में बांटो। मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा। कांग्रेस जब बनी, आपको पूरा इतिहास पता होगा कांग्रेस का, 1885 में बनी, किसने बनाई। अब मुझे एक मतलब बड़ा नॉर्मल सवाल है ये कि एक अंग्रेज वो क्यों एक ऐसा राजनीतिक दल बनाएगा जो उन्हीं की सरकार को यहां से खदेड़ने की बात करे? इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? और वही आदमी जब वायसराय को चिट्ठी लिखता है तो वायसराय को अपनी चिट्ठी के अंदर ये कहता है कि हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो प्रेशर रिलीज करने के, कुकर में होता है ना सेफ्टी वॉल्व, जो सेफ्टी वॉल्व के तौर पे काम करे। वो कौन सा दल था? कांग्रेस। मतलब कांग्रेस को बनाया गया एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे काम करने के लिए, जो देश के लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, उस गुस्से को कैसे मिनिमाइज किया जा सके, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि वो गुस्सा ढलता चला जाए। और ऐसा राजनीतिक दल आज हमारे बीच में आके दुहाई देता है, ऐसा राजनीतिक दल आके हमारे बीच में आरएसएस की आलोचना करता है,
ऐसा राजनीतिक दल उस संगठन की आलोचना करता है जिस संगठन के स्वयंसेवक ने अपनी जान को बॉर्डर पे कुर्बान करने में भी कभी कदम पीछे नहीं खींचे। आप समझिए कि हमारे साथ कितना सुनियोजित एजेंडा चला के रखा कांग्रेस ने, सच को हमसे छुपाते रहे, सच्चाई के नज़दीक हमें जाने नहीं दिया। चाहे वो स्कूल का जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके अंदर इन्होंने झूठे बदलाव किए, जिस तरह से हमें पढ़ाया गया। अब अगर आप गहराई से देखेंगे और अगर उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस ने अपने जन्म से लेके आज तक हम लोगों के साथ झूठ बोल के हमारे साथ खिलवाड़ किया है, सच को हमसे छुपाया है। और प्रयास केवल एक रहा है, जो पहले अंग्रेज करते थे वही अब कांग्रेसी मित्र करते हैं। अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, कांग्रेसी मित्र भी वही किया, जब जब इनको अवसर मिला इन्होंने यही काम किया। सर शुक्रिया बातचीत के लिए। ये बातचीत हमने शुरू की थी पंचकूला में, पंचकूला और कालका विधानसभा सीट से, और ये बातचीत हम ख़त्म कर रहे हैं बीजेपी कार्यकाल में हुए कामों से। ये बातचीत हम ख़त्म कर रहे हैं कांग्रेस के बीजेपी पर जो आरोप लगते हैं उनके उत्तरों से, और ये बातचीत यहाँ पर हम ख़त्म कर रहे हैं बहुत सारे सवालों के साथ। जो आपने जो सवाल बताए, मैं कोशिश करूँगी उन सवालों के जवाब हम जो अब कांग्रेस नेता होंगे उनसे भी पूछेंगे। आपने इस बातचीत को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया।